दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, कर लो। देखो, बहुत गलत बात है कि आप लोग बाकी सभी लोगों का चैनल सब्सक्राइब करते हो, मेरा नहीं करते हो। ये तो अन्याय है, जुल्म है भाई साहब। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें 25 खबरें हैं और सब की सब जबरदस्त खबरें हैं। कंगना दीदी बॉलीवुड की वो अकेली एक्ट्रेस है जिसने उस वक्त जब वो बॉलीवुड में काम कर रही थी, नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहा कि बॉलीवुड में किसी भी हीरोइन को किसी के साथ कंप्रोमाइज किए बिना फिल्म नहीं मिलती। जो फिल्म का हीरो होता है, जब तक उस फिल्म की शूटिंग चलती है तब तक उस फिल्म की हीरोइन हीरो की पत्नी की तरह रहती है। यहां ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कंगना ने जो कहा है वो सच है या झूठ है, क्योंकि मुझे नहीं पता। कंगना हीरोइन है तो कंगना को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब कंगना की तरह राखी सावंत ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि स्क्रीन टेस्ट अलग होता है, स्किन टेस्ट अलग होता है। जरा आप भी सुन लीजिए। स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है राखी जी? ठुकाई। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको? नहीं, मुझे वाकई में नहीं बताया राखी जी। हाय हाय, मेरे दोस्त क्या इनोसेंट। राखी बहुत सालों तक बॉलीवुड का हिस्सा रही है, राखी ने बहुत सारा काम किया है, तो जाहिर सी बात है राखी को इस बारे में पता होगा, तभी उसने ये बात कही है। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। बॉलीवुड में एक महाघटिया डायरेक्टर है जिसका नाम है महेश मंजरेकर। इसकी पहली फिल्म वास्तव सुपरहिट थी। उसके बाद से आज तक इस बेचारे ने एक भी हिट फिल्म नहीं बनाई। सबकी सब सुपर डुपर डिसास्टर फिल्में बनाई हैं। लेकिन कमाल देखिए कि 15-20 सुपर डुपर डिसास्टर फिल्म बनाने के बावजूद भी इस बंदे को यह यकीन है कि शाहरुख खान इसकी फिल्म करेगा, और अगर शाहरुख खान इसके साथ काम करेगा तो ये भाई शाहरुख खान के लिए बहुत ही बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म बना देगा। कमाल देखो, मतलब बॉलीवुड में मैं कितनी बार कह चुका हूं आप लोगों को कि कोई भी आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। हर आदमी को उम्मीद रहती है कि कल मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका हूंगा। ठीक वैसे ही महेश मंजरेकर को यह उम्मीद है कि आज नहीं तो कल शाहरुख खान उसकी फिल्म कर लेगा और वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा। इससे पहले यही तमाशा अनुराग कश्यप भी कर चुका है। अनुराग कश्यप ने यह कहा था कि मैं शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाए बिना मर ही नहीं सकता। अब पता नहीं कहां मर रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं। अनुराग कश्यप ने तकरीबन 1 साल तक ये ड्रामा किया कि शाहरुख खान के साथ तो मुझे फिल्म बनानी ही बनानी है, मैं उसके साथ काम किए बिना मर ही नहीं सकता, ये तो मेरा आखिरी सपना है। लेकिन शाहरुख खान ने कोई भाव ही नहीं दिया, शाहरुख खान ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। फाइनली अनुराग कश्यप थक गया। उसके बाद उसने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। तो अब ठीक वैसा ही ड्रामा महेश मंजरेकर कर रहा है, और मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर देता हूं कि शाहरुख खान महेश मंजरेकर की फिल्म सुनेगा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान की राखी सावंत हानिया ने फिर से मजाक किया है, फिर से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की है। जब हानिया से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर करण जौहर ने आपको एक फिल्म ऑफर की तो आप हां करोगी क्या, तो हानिया ने कहा कि नहीं, मैं फौरन तो हां नहीं करूंगी, मैं सोचूंगी कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो फिल्म अच्छी हो तो मैं करूंगी, और मेरा रोल अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी। ये ठीक वैसा ही है कि कोई हानिया से ये पूछे कि अगर कल को आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया गया तो आप क्या करोगी, और हानिया कहे कि मैं सोचूंगी कि मुझे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कल को कोई हानिया को यह कहे कि आपको इस पूरी यूनिवर्स का मालिक बना दिया गया तो आप क्या कहोगी, तो हानिया कहे कि नहीं, मैं ऐसे ही मालिक थोड़ा ही बन जाऊंगी, मैं सोचूंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है हानिया को भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ना ही नौमन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी। करण जौहर पाकिस्तान की राखी सावंत को फिल्म ऑफर क्यों करेगा, ये हानिया को भी अच्छी तरह पता है। और हमारे बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक पाकिस्तानी लड़कियों को फिल्में ऑफर क्यों करते हैं वो तो हम जानते हैं ना, बाकी लोग तो जानते नहीं। तो हमारे बॉलीवुड में जो एक सिंगर है बादशाह, जो धड़ी खाता है, धड़ी हगता है, जिसको कोई अपने पास भी खड़ा नहीं करता, वो तो इस हानिया के साथ बिना फिल्म ऑफर किए ही मजे कर चुका है, ऐश कर चुका है। तो अब बॉलीवुड को हानिया को किसी भी फिल्म को ऑफर करने की जरूरत क्या है जब बिना फिल्म किए ही सब कुछ हो चुका है, बाकी खत्म। तो मैं हानिया से सिर्फ यही कहूंगा कि
ये ड्रामा करना बंद कर दीजिए, इससे हम बॉलीवुड वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की एक और छोटी मोटी एक्ट्रेस है जिसका नाम है नादिया खान, और पाकिस्तान में एक कोई छोटा मोटा एक्टर भी है जिसका नाम है दानिश। तो नादिया ने कहा है कि दानिश पाकिस्तान का सलमान खान है। नादिया जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर दानिश आपका दोस्त है तो इसका मतलब यह है कि आप उसकी इस तरह से बेइज्जती करोगी? ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक आदमी को सुपर फ्लॉप कहना ये कोई ठीक बात तो है नहीं। वो भले ही बेचारा अच्छा कर रहा है या बुरा कह रहा है, लेकिन आप उसको सलमान खान कहोगी? ये तो बहुत भारी इंसल्ट है ये तो बेचारे की उसकी। नादिया जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में सलमान खान बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपर डुपर डिसास्टर हीरो है। उसके साथ बॉलीवुड में कोई लड़की आज काम करना नहीं चाहती। तो अगर आप अपने किसी दोस्त को पाकिस्तान का सलमान खान कह रही हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दोस्त को सुपर फ्लॉप कह रही हो, आप अपने दोस्त की भारी बेइज्जती कर रही हो। ऐसा ना करो, ये ठीक बात नहीं है। जब पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान की एक और लड़की की बात भी हो जाए। पाकिस्तान के एक पत्रकार है अनुशे अशरफ, उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब कभी वो सलमान से दुबई में मिली थी और उसने सलमान को जैसे ही ये बताया कि वो पाकिस्तान की पत्रकार है तो सलमान ने बाकी सभी पत्रकारों को अलग बैठा दिया और सबसे पहले उसको इंटरव्यू दिया। और सलमान ने उससे कहा कि मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, यही वजह है कि मैंने सब लोगों को बाहर बैठा दिया है और आपको इंटरव्यू दे रहा हूं क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप पाकिस्तान की पत्रकार हो। अब जो भी ये मैडम कह रही है उस पर मुझे 1% भी शक नहीं है, क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वाकई सल्लू पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्यार करता है, पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जब उस लड़की ने बताया होगा कि मैं पाकिस्तान के पत्रकार हूं तो सल्लू ने बाकी सबसे पहले उसी को इंटरव्यू दिया होगा, ये मैं भी मानता हूं। खुसरे मीठे ओरी को तो आप सभी जानते हैं। ये मीठा ये कहता है कि अगर मैं कहीं शादी में जाता हूं तो 25 लाख रुपए लेकर जाता हूं। वो कौन लुक्खे हैं जो इस खुसरे को अपनी शादी में बुलाते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इस खुसरे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। एक कोई लड़का था जिसकी वाइफ पिछले 8 साल से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, फिर उस लड़के ने इस खुसरे को बताया, इस खुसरे ने उस लड़के के ऊपर ऐसे हाथ रखा और जैसे ही इस खुसरे ने उस लड़के के ऊपर ऐसे हाथ रखा वैसे ही उस लड़के में इतनी पावर आ गई कि अगले 15 दिन के अंदर ही उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। Somebody you touched and that person came back to you and said, yeah, many times. I've said this once before. So once this man who wanted to get his wife pregnant, they were married for 8 years and she never So conceived. you touched his wife? No, I touched him. And 3 months later, the wife conceived and he called me and he was like, she conceived. अब मैं इस मीठे खुसरे लुक्खे ओरी से जानना चाहता हूं कि बेटा तू तो खुद खुसरा है, तू तो खुद मीठा है ना? तो जब तेरे में ही पावर नहीं है तो तेरे हाथ लगाने से उस बंदे में पावर कैसे आ गई? अब कुछ शर्म कर मीठे, कुछ शर्म कर। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो तेरा इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? अगर कहीं तू अमेरिका में होता ना बेटा तो ट्रंप तेरी ऐसी रेल बनाता कि तू कहीं किसी को मुंह भी नहीं दिखाता था। पता है ना ट्रंप ने तेरे जैसे लोगों के साथ अमेरिका में क्या किया हुआ है? आजकल सबकी रेल बनाई हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग रहेंगे, मेल और फीमेल। जितने भी खुसरे हैं, जितने भी मीठे हैं, उनकी रेल बना दी जाएगी अगर वो ये कहेंगे कि वो भी इंसान है। बॉलीवुड में तकरीबन 80% ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कुत्ते पाले हुए हैं। दिन रात उन कुत्तों के ही साथ ये लड़कियां रहती है, उन कुत्तों के ही साथ खाना खाती है, उन कुत्तों के ही साथ ये सब कुछ करती है, सब कुछ मतलब सब कुछ। और भाई साहब यहां तक कि वो कुत्ते अपनी जीभ से इनके मुंह को चाटते रहते हैं, होठों को चाटते रहते हैं और ये चटवाती रहती हैं। आप जरा सोचिए कि जब आपका झगड़ा किसी के साथ हो जाता है तो आप उसको कहते हैं कि तू कुत्ता है, तेरी शक्ल कुत्ते जैसी है, लेकिन उन्हीं कुत्तों से इन लड़कियों को इतना ज्यादा प्यार है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, इन लड़कियों को ये बीमारी हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है, सिर्फ इन कुत्तों की वजह से। जरा जानवी कपूर का ये वीडियो देख लीजिए। देख लिया आपने,
कुत्ता उसके होठों को जीभ से चाट रहा है और इसके बाद इसका बॉयफ्रेंड भी इसके होठों को चाटता होगा। छी छी छी, माय गॉड, कितने गंदे लोग हैं यार, सीरियसली, मतलब ये जिंदा कैसे हैं यार। बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन सना खान के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। इस लड़की ने बॉलीवुड छोड़ा था ये कहकर कि ये इस्लाम के खिलाफ है जो बॉलीवुड में किया जाता है। गाने सुनना इस्लाम के खिलाफ है, गाने गाना इस्लाम के खिलाफ है, छोटे कपड़े पहनना इस्लाम के खिलाफ है, टीवी देखना इस्लाम के खिलाफ है, एक्टिंग करना इस्लाम के खिलाफ है। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ इस्लाम के खिलाफ है जो भी बॉलीवुड में होता है। और ये इसको बताया था इसके लुक्के हस्बैंड ने, जो एक मौलाना है। बहुत बड़ा ड्रामा है, किसी तरह चंगुल में इस लड़की को ले लिया है और बस अब इस बेचारी को वही समझ में अच्छा आता है जो इसका मौलाना हस्बैंड इसको बताता है। तो इस ड्रामा क्वीन सना खान ने अब पॉडकास्ट भी करना शुरू कर दिया है। रमजान शुरू होने से पहले इसने अपने घर में एक सेट लगवाया, बाकायदा लाइटिंग वाइटिंग कराई और पॉडकास्ट शुरू किया। और अपने पॉडकास्ट में इसने बुलाया जन्नत को, उससे सवाल पूछे, क्योंकि इसको पता था कि अगर जन्नत आएगी तो उससे शायद कुछ व्यूज मिल जाएंगे। आप हर साल पूरे रोजे रखती हो, क्या सिचुएशन आपकी रोजों को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश पूरे रोजे रखने की करती हूँ। पिछले साल मेरा सिर्फ एक रोजा छूटा। अच्छा, पिछला साल। कहने का मतलब यह है कि जो सना खान है वो जिंदगी से परेशान है। बेचारी ना इधर की रही ना उधर की रही, ना इसकी समझ में यह आ रहा है कि मुझे बॉलीवुड छोड़ना है, ना इसकी समझ में यह आ रहा है कि मुझे बॉलीवुड में रहना है। तो ये बॉलीवुड छोड़ भी चुकी है और बॉलीवुड में इसको 24 आवर रहना भी है। और मैं ये कई बार कह चुका हूं कि ये इसका ड्रामा ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। एक ना एक दिन ये इस मुल्ले को लात मारेगी और बॉलीवुड में वापसी आ जाएगी। आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की बिना बॉलीवुड के एक दिन भी नहीं रह सकती। भाई साहब, इस लड़की ने 20 साल बॉलीवुड में गुजारे हैं, तो 20 साल जिसने बॉलीवुड में गुजार दिए हो वो बिना बॉलीवुड के कैसे रह सकती है, आप मुझे बताइए। सलमान खान के रिसेंट के जितने भी वीडियोस, फोटोग्राफ्स सामने आए हैं उनको देखकर आप सभी को पता है कि सलमान की आज के तारीख में क्या हालत है। सही से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, भागना और डांस करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सिकंदर का एक गाना रिलीज हुआ है जोहरा जबी, और भाई साहब उसमें सलमान खान जबरदस्त डांस कर रहा है। वैसा ही डांस कर रहा है जैसा 18 साल का लौंडा किया करता है, और दिख भी वैसा ही रहा है जैसा 18-20 साल का लौंडा दिखता है। आजकल इतनी ज्यादा टेक्निक्स आ गई है कि वीएफएक्स से और टेक्निक से अगर 150 साल का बुढ़ा भी है उसको भी 20 साल का लौंडा दिखाया जा सकता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सलमान खान की बॉडी का मूवमेंट है उससे पता चलता है कि कोई लड़का है जो बहुत ही बढ़िया डांस कर रहा है, और सलमान खान इस हालत में नहीं है कि ऐसा डांस कर सके। तो हुआ क्या होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। एक फिल्म आई थी धोनी, उसमें हीरो था सुशांत सिंह। उस फिल्म में कुछ ऐसा किया गया था कि जैसे धोनी का एक बहुत फेमस शॉट है, तो वो मारा तो धोनी ने ही था, लेकिन धोनी की गर्दन उतारकर सुशांत सिंह की गर्दन वहां लगा दी गई थी। और जैसे कि मैंने कहा कि आज वीएफएक्स है और बहुत सारी और टेक्निक्स है जिनसे कुछ भी किया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान के डुप्लीकेट से एक यंग लड़के से डांस कराया गया है और फिर सलमान का चेहरा उस पर लगा दिया गया है और तब इस गाने को रिलीज किया गया है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई ये गाना कैसा है। ये गाना भी बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है, इसके अल्फाज भी बहुत ही वाहियात किस्म के हैं। ये वैसा ही गाना है जैसे 80s में बना करते थे, और ऊपर से इस गाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सलमान ने बहुत ही जबरदस्त डांस किया है। तो जो भी कोई गाने को देख रहा है उसका ध्यान गाने पे नहीं है, उसका ध्यान सलमान के मूवमेंट्स पे है। वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई सलमान ऐसा मूवमेंट कैसे कर सकता है, सलमान ये डांस कैसे कर सकता है। सलमान तो बेचारा ठीक से चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली इस गाने को देखने वाले का दिमाग गाने पर होता ही नहीं है, सलमान की बॉडी पर होता है, सलमान के डांस पर होता है, और ये गाने के लिए अच्छी बात नहीं है। पुराने जमाने में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी ईशा कोप्पिकर, छोटी मोटी एक्ट्रेस थी बेचारी, बड़ी एक्ट्रेस तो थी नहीं। फिर इसने शादी कर ली थी और काफी सालों तक ये बॉलीवुड से बाहर हो गई थी। लेकिन ये तो मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है। मरते दम तक उसको ये कबूल ही नहीं होता कि वो फ्लॉप हो गई है, वो बॉलीवुड में नहीं है। तो ईशा ने भी वही किया जो हीरोइन किया करती है। ईशा ने भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया और बॉलीवुड में फिर से वापसी आ गई है। अब जरा इसका वीडियो देख लीजिए, ये ज्ञान दे रही है। It's not only about having water. It's a lot of hard work. It's very, you have to be very mindful about your thoughts.
It's also genetics to a certain extent. I will not deny that completely. A lot of fruits, at least 4 to 5 different fruits. देख लिया आपने वीडियो, ज्ञान दे रही है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि नंगी बैठी हुई है, नंगी बैठकर ज्ञान दे रही है। मतलब ये जिंदगी में इतनी डेस्परेट है कि किसी भी हाल में इसको फेम चाहिए, किसी भी हाल में इसको पब्लिसिटी चाहिए। इसको ये लगता है कि अगर ऐसी ऐसी हरकतें ये करेगी तो ये फेमस हो जाएगी, बॉलीवुड वाले इसको फिल्म दे देंगे। अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, आप बच्चों की अम्मा हो, कुछ तो खौफ खाइए। सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को तो आप जानते ही हो। 2 दिन पहले का इसका मैंने एक वीडियो देखा, भाई साहब उस वीडियो को देखकर मैं डर गया। ये लड़की 45 साल की है, अब तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ, और भाई साहब आप जरा ये वीडियो देखिए, कितनी बूढ़ी हो चुकी है बेचारी। So first time I'm going as a speaker in TEDx for college students, and I'm very excited. It's talking about my life journey. I'm going to motivate them with my all. देख लिया आपने वीडियो, पता चल गया कि कितनी बूढ़ी हो चुकी है ये लड़की बेचारी। 5 साल के बाद ऐसी बूढ़ी हो जाएगी कि भाई साहब फिर इस बेचारी को कोई रोल मिलने वाला नहीं है, फिर इसको घर बैठना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज लड़की है भाई साहब। ये भी सना खान जैसी है, तो जैसे ही ये फ्लॉप हो जाएगी, जैसे ही इसको काम मिलना बंद हो जाएगा, जैसे ये 50 साल की हो जाएगी, आप जरा सोचिए कि उस वक्त में इस लड़की की हालत क्या होगी। इसका फ्यूचर देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, यकीन कीजिए आप, क्योंकि मैं इसका फ्यूचर बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूं कि क्या होने वाला है। आप सभी लोग समय रैना का वो वीडियो तो देख ही चुके हो, जिसकी वजह से अल्लाहाबादिया और समय रैना की लंका लग चुकी है, दोनों भागे भागे फिर रहे हैं, शो बंद हो गया है। लेकिन अब एक नया वीडियो आया है भाई साहब, जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। पहले आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं तो देखो, अगर मेरी फ्रेंड है और वो बना रही है और उसका रोजगार वैसा है, तो मैं उसको देख के अपनी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तो खुशी में हिला दूंगी, वाह क्या कमा रही है बिटिया, कमाओ। देख लिया आपने वीडियो, पता चल गया आपको कि ये जो समय रैना है ये कितना घटिया इंसान है, कितना कमीना इंसान है, ये क्या कह सकता है और क्या कर सकता है। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब कि इसका शो बंद हो गया, नहीं तो ये आदमी तो नंगा नाच कर देता भाई साहब। खतरनाक आदमी है ये। और जो इसके साथ बैठे हुए हैं आप जरा देखिए, मीठा चंचलानी भी हंस रहा है, अल्लाहाबादिया मीठा भी हंस रहा है, ये पूरा मीठों का ग्रुप था। और जितने ये मीठे हैं ना भाई साहब, ये जिंदगी में डेस्परेट हैं, इनको कुछ भी करना है, लेकिन इन मीठों को फेम चाहिए, और बस इसी फेम के चक्कर में इन्होंने एक घटिया हरकत की थी। कुछ दिनों पहले ही अमिताभ बच्चन साहब ने यह कहा कि जो नेपोटिज्म है इसकी वजह से अभिषेक को भी काफी नुकसान हुआ है, उसके करियर को काफी नुकसान हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चन साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पब्लिक अभिषेक से इसलिए नफरत नहीं करती कि वो अमिताभ बच्चन साहब के बेटे हैं। और अगर कोई ये कहता है कि पब्लिक अभिषेक की फिल्में इसलिए नहीं देखती क्योंकि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभिषेक को पसंद करते हैं, अभिषेक के फैन हैं और अभिषेक का अच्छा काम देखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभिषेक अच्छा काम नहीं करता। तो जब एक एक्टर अच्छा काम नहीं करेगा, उसकी अच्छी फिल्में नहीं आएगी, तो लोग उसके फैन कैसे रहेंगे, लोग उसकी खराब फिल्मों को बार बार कैसे देखेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अभिषेक बच्चन के एडवाइजर्स कौन हैं। मैं ये सोचकर ही हैरान हो जाता हूं कि अभिषेक बच्चन ने ऐसे लोगों को अपने एडवाइजर्स रखा हुआ है जिनको ये भी नहीं पता कि बेर की किधर है, जिनको ये भी नहीं पता कि फिल्म का ABCD क्या है, जिनको ये भी नहीं पता कि स्क्रिप्ट का S क्या है, जिनको ये भी नहीं पता कि डायरेक्शन का D क्या है, जिनको ये भी नहीं पता कि फिल्म मेकिंग का F क्या है। और जब किसी हीरो के एडवाइजर्स ऐसे लोग रहेंगे तो फिर इससे अच्छा काम वो हीरो कर नहीं सकता जो कर रहा है अभिषेक आज की तारीख में। अभिषेक बच्चन ने 3-4 साल पहले एक फिल्म की थी डायरेक्टर रेमो डिसूजा की। बताइए, रेमो डिसूजा की आज फिल्म कोई एक्टर करेगा, लेकिन अभिषेक ने उसकी फिल्म की क्योंकि अभिषेक को ऐसा लगता है कि वो कमाल का डायरेक्टर है। अब जिस एक्टर को रेमो डिसूजा कमाल का डायरेक्टर लगता हो, उसके कैरियर का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इस फिल्म का नाम है बी हैप्पी, इसकी हीरोइन है नोरा, और ये तकरीबन 4 साल से बनकर पड़ी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी। फाइनली ये फिल्म रिलीज होने जा रही है अमेज़न पर। फिल्म रिलीज होगी और रिलीज होने के बाद इस फिल्म का क्या होगा मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि इस फिल्म को कुत्ता भी नहीं देखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये फिल्म कब रिलीज हुई है और कब चली गई है।
तो अगर बच्चन साहब ये कह रहे हैं कि नेपो की बहस की वजह से अभिषेक के कैरियर को नुकसान हुआ है तो बिल्कुल गलत है। मैं अभिषेक से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब इन एडवाइजर्स को हटा दीजिए, अपने कैरियर को क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप खुद के दुश्मन बने बैठे हो, मत ऐसा कीजिए भाई। बॉलीवुड में एक नंगी हीरोइन है, नंगी हीरोइन में इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ भी कहती है, खुलेआम कहती है कुछ भी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक इसके बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। अब इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने एबॉर्शन कराया था। ना ही मैंने बॉयफ्रेंड को बताया था, ना ही मैंने अपने किसी दोस्त को बताया था, ना ही किसी रिश्तेदार को बताया था। मैं हॉस्पिटल में अकेली गई थी और एबॉर्शन करा के आ गई थी। चलिए मैंने मान लिया कि भाई इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ था, इसने एबॉर्शन कराया था, लेकिन अब दुनिया को बताने की जरूरत क्या थी? दुनिया को यह बताने की क्या जरूरत है कि मैं कैसी लड़की हूं, मैं क्या क्या कर सकती हूं? अरे यार, आप एक एक्ट्रेस हो, आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं, भले ही आप फ्लॉप एक्ट्रेस हो, भले ही आप छोटी मोटी एक्ट्रेस हो, लेकिन कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। ऐसी बातें खुलेआम दुनिया को क्यों बता रही हो आप अपने बारे में? मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका कर्नाटका से है और उसने अपना कैरियर कर्नाटका की फिल्मों से ही शुरू किया था। हालांकि आज ये तेलुगु फिल्में भी कर रही है, तमिल फिल्में भी कर रही है, हिंदी फिल्में भी कर रही है। हिंदी में तो इसकी सारी फिल्में हिट जा रही है। एनिमल हिट रही, पुष्पा हिट रही, छावा हिट रही और अब सिकंदर रिलीज होने वाली है, उसकी भी मेन हीरोइन यही है। बेंगलोर में एक फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और वहां के लोगों ने रश्मिका को उसके लिए इनवाइट किया था, बाकायदा गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था। एमएलए एमपीओ ने भी इससे रिक्वेस्ट की थी वहां आने के लिए, लेकिन रश्मिका ने मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है वहां आने के लिए, उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। यही वजह है कि कर्नाटका की सरकार के काफी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। बहुत सारे एमएलए एमपी बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। उनका कहना यह है कि रश्मिका ये बिल्कुल गलत कर रही है, वो कर्नाटका से है, उसने अपना कैरियर यहीं की फिल्मों से शुरू किया था। अगर आज वो बड़ी हो गई है तो उसको इस तरह से नखरे नहीं दिखाने चाहिए, इस तरह से कर्नाटका को उसने नहीं भूलना चाहिए। कर्नाटका में आकर उसने फिल्म फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए। अब रश्मिका सही कर रही है या गलत कर रही है ये आप डिसाइड कीजिए। बॉलीवुड में एक जेंटलमैन एक्टर है आर माधवन। आर माधवन पर इल्जाम लगा है कि वो इंस्टा पर यंग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, उनको कुछ ऐसे मैसेज भेजता है जो नहीं भेजने चाहिए। और मेरे ख्याल में ये एकदम सरासर ही गलत इल्जाम है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आर माधवन ये कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शायद आर माधवन बॉलीवुड का वो आखिरी आदमी होगा अगर वो ऐसा कर सकता है, अगर वो यंग लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकता है या यंग लड़कियों को मैसेज भेज सकता है। आर माधवन वो इंसान है जिसके साथ आज तक कभी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, जिसके किसी भी अफेयर की आज तक न्यूज नहीं आई, जिसके साथ कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी वजह से उसको ये कहा जाए कि वो ऐसा काम कर सकता है। हकीकत ये है कि आर माधवन बॉलीवुड का एक रियल जेंटलमैन इंसान है। तो जो लोग आर माधवन पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि वो किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। बॉलीवुड की मरने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम को तो आप सभी जानते हैं। यामी ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि मैं बॉलीवुड वालों की बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मां बनने के बाद भी एक्सेप्ट किया और वो मुझे काम दे रहे हैं। यामी जी एक मिनट, बॉलीवुड वाले आपको कोई काम नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। अगर आपको शुक्रिया कहना है तो उन लोगों को कहिए जो वेब सीरीज बनाते हैं, जो वेब सीरीज बनाने वाले हैं वो आपको काम दे रहे हैं। बॉलीवुड वाला कोई आपको काम नहीं दे रहा है। बॉलीवुड की किसी फिल्म में आप काम नहीं कर रही हो, बॉलीवुड की किसी फिल्म में फ्यूचर में भी आप काम नहीं करोगी। तो एक्चुअली आपको जो ओटीटी एप्स हैं उनको शुक्रिया कहना चाहिए या आपको टीवी वालों को शुक्रिया कहना चाहिए। बॉलीवुड से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो बॉलीवुड का नाम लेकर आप जबरदस्ती पब्लिसिटी मत लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड वाले आपको कोई फिल्म नहीं देने वाले। ये मैं ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं आपको। खबर आ रही है कि तमन्ना भाटिया और विजय का ब्रेकअप हो गया है और बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं कि यार इनका ब्रेकअप हो गया है, क्यों हो गया है।
अरे भाई मुझे ये बताइए, एक रीजन बताइए कि इनका ब्रेकअप क्यों नहीं होना चाहिए था। अरे भाई साहब, जिस दिन से इनका अफेयर शुरू हुआ था मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि ब्रेकअप होना ही होना है, कोई रास्ता नहीं है कि इनका रिलेशनशिप चल सके। उसकी वजह यह है कि तमन्ना भाटिया ने साउथ में फिल्में की है भाई साहब। कहां? साउथ में। और साउथ में कैसे फिल्में मिलती है किसी एक्ट्रेस को, ये तो आप जानते ही हो। तो जिस लड़की ने साउथ में इतनी सारी फिल्में की हो, वो कितने दिन तक विजय के साथ रहेगी, एक ही लड़के के साथ रहेगी? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। 1 साल के बाद उस लड़के की शक्ल भाई साहब उसको डरावनी लगने लगेगी। तो जाहिर सी बात है तमन्ना उसके साथ इतने दिनों तक कैसे रह सकती है, जिंदगी भर कैसे रह सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात यह कि तमन्ना भाटिया वो लड़की है जो आज भी अपने आप को मेल लीड हीरोइन देखना चाहती है। तमन्ना को आज की तारीख में भी ये उम्मीद है कि ऋतिक, शाहरुख खान, सल्लू उसको मेल लीड हीरोइन का रोल देंगे। आने वाले वक्त की वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस होगी। भाई साहब ये लड़की वो है जो मरते दम तक अपने आप को नंबर 1 हीरोइन ही देखना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है विजय के साथ इसका रिलेशन नहीं चल सकता था। और जब इसने विजय के साथ अफेयर चालू किया वो भी इसलिए किया था कि उस वक्त इस लड़की के पास कुछ भी काम नहीं था। तो इसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं विजय के साथ अफेयर चालू करूंगी तो कम से कम वेब सीरीज मिलती रहेंगी, और वेब सीरीज मिलते मिलते फिर कोई फिल्म भी मिल जाएगी। लेकिन फिल्म मिल नहीं रही। तो जाहिर सी बात है अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये वेब सीरीज के हीरो के साथ अगर मैं रिलेशनशिप में रही तो शायद करियर खत्म हो जाएगा, बड़ी फिल्म नहीं मिलेगी। यही वजह है कि उसने इसको बेचारे को लात मार दी है। तो ये तो पहले दिन से ही पता था कि एक ना एक दिन तमन्ना इसको लात मारेगी ही मारेगी। तो ये कोई बहुत अजीब बात नहीं हुई है। प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा जी एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है जटाधारा। इसमें तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार सुधीर बाबू काम कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है और इस फिल्म में हीरोइन का रोल मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। यह फिल्म अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और साल के आखिर तक रिलीज हो जाएगी। एक वक्त वो भी था जब कभी अभय देओल भी एक्टर हुआ करता था। जब कभी देवडी आई थी उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि अभय आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और मैं उसी वक्त कह रहा था कि ये आदमी सन की है, ये आदमी जिंदगी में कभी एक्टर भी नहीं बन सकता, सुपरस्टार तो बहुत दूर की बात है। और भाई साहब उस वक्त इस लड़के का ये हाल था कि ये किसी को भाव ही नहीं देता था, किसी की कॉल ही नहीं लेता था, किसी की कहानी भी नहीं सुनता था। भाई साहब ये लड़का अमेरिका चला गया था, वहां जाके बोला कि मुझे तो वेल्डिंग सीखनी है। बताइए एक एक्टर का वेल्डिंग से क्या लेना देना? 3 महीने तक वहां वेल्डिंग सीखता रहा था। ये इतना बड़ा सन की आदमी है तो ये कैसे स्टार बन सकता था? अब अभय देओल ने अपने आप ही कहा है कि मैंने उस वक्त बहुत सारी गलतियां की जब मेरी फिल्म देवडी आई थी। अगर मैं उस वक्त अपने कैरियर को सही से संभालता तो आज मेरा कैरियर खत्म ना होता, मैं भी फिल्मों में काम कर रहा होता। अबे भाई ये सिर्फ आपने नहीं किया, ये बॉलीवुड के हर एक्टर ने किया है। अगर आपको याद हो तो विवेक ओबेरॉय ने भी यही किया था, इमरान खान ने भी यही किया था, इमरान हाशमी ने भी यही किया था, अर्जुन कपूर ने भी यही किया था। और अगर सबके नाम बताऊं तो अगले 15 मिनट लगेंगे सबके नाम बताने में। मुझे याद है जब कपिल शर्मा ने अभय से अपने शो पर पूछा था कि आप बहुत सारी फिल्में रिजेक्ट कर देते हो, तो अभय ने बहुत ही तनातनी के साथ ये कहा था कि हाँ मैं रिजेक्ट कर देता हूं। और आज कह रहा है कि उस वक्त मैंने बहुत सारी गलतियां की। आप भी बहुत कम फिल्में करते हैं और मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है, आप काफी फिल्में रिजेक्ट कर देते हैं एक्चुअली। मेरे कुछ दोस्त ऐसे पूछ रहे। अब अगर आप रिजेक्ट कर देते थे तो फिर वही होना था जो आज आपके साथ हुआ है, घर बैठे हुए हो बिना काम के, ऐश करो भाई। अब जिस दिन से सानिया मिर्जा का डिवोर्स हुआ है उस दिन से हिंदुस्तान का मीडिया कुछ ना कुछ नई स्टोरी बना ही रहा है। कभी मीडिया कहता है कि उसकी शादी मोहम्मद सामी से होने वाली है, कभी कहता है कि हार्दिक पांड्या से होने वाली है, कभी कोई पत्रकार कहता है कि उसकी शादी शिखर धवन से होने वाली है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो आजकल के पत्रकार हैं इनको क्या हो गया है, इनका दिमाग सड़ गया है क्या? अरे भाई साहब आप सभी लोगों में से मुझे एक आदमी ये तो बता दीजिए कि जिन लड़कों का आप नाम ले रहे हो, मोहम्मद सामी, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, वो सानिया मिर्जा के साथ शादी क्यों करेंगे? वो सानिया मिर्जा जिसको एक पाकिस्तानी लड़के ने छोड़ा है उसके साथ इनमें से कोई भी शादी क्यों करेगा भाई साहब? अरे यार कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ। ऐसी बातें बनाने से पहले कुछ तो सोच लिया करो यार। कर्नाटका फिल्मों की एक छोटी
छोटी मोटी एक्ट्रेस है जिसका नाम है रानिया राव। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इस लड़की को पकड़ा गया 12 करोड़ के सोने के साथ। एक्चुअली इस लड़की का फादर कर्नाटका पुलिस में एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। तो ये क्या करती थी, दुबई जाती थी, वहां से 10-15 करोड़ रुपए का सोना लाती थी, पुलिस को कॉल करती थी, पुलिस वाले आते थे और इसको अंदर से ही एयरपोर्ट से लेकर बाहर चले जाते थे। तो जाहिर सी बात है जो कस्टम ऑफिसर्स थे उनको शक ही नहीं होता था, वो इसको चेक ही नहीं करते थे। लेकिन जब ये लड़की एक हफ्ते में 2-3 बार दुबई जाकर आई तो कस्टम वालों को शक हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो पंगा है। अब जब 2 दिन पहले ये दुबई से वापसी आई और इसने पुलिस वालों को बुलाया और वो इसको बाहर लेकर जा रहे थे, उसी वक्त कस्टम वालों ने इसको पकड़ लिया और पता चला कि इसके पास 12 करोड़ रुपए का सोना है। फिर इस लड़के के घर पर छापा मारा गया तो 12 करोड़ रुपए कैश मिले और 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की ने अपने फादर के नाम को कैसे भुनाया, अपने फादर के नाम पर कैसे घोटाला किया, करप्शन किया और कैसे करोड़ों रुपए कमाए। ये तो मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि कंगना दीदी आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसको पता चल चुका है कि करियर खत्म हो गया है, तो अब उसको ये लग रहा है कि बॉलीवुड वालों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी अगर बॉलीवुड में रहना है। अब बॉलीवुड वालों को गालियां नहीं दी जा सकती। तो आज की तारीख में कोई भी ऐसा चांस ये नहीं छोड़ रही है जब बॉलीवुड वालों को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही है। जब कर्नाटक की सरकार के कुछ लोगों ने रश्मिका को क्रिटिसाइज किया कि उसने ठीक नहीं किया कि वो बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल में नहीं आ रही है, तो फौरन ही कंगना दीदी सामने आ गई और कंगना दीदी ने कहा कि आप सब लोग बिल्कुल गलत हो, जो रश्मिका कर रही है वो बिल्कुल सही है, किसी को भी रश्मिका को इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि कंगना का रश्मिका से क्या लेना देना है? अरे भाई रश्मिका तो तुम्हें सही से जानती भी नहीं, ना दोस्ती ना यारी, तुम जबरदस्ती क्यों कूद रही हो, तुम जबरदस्ती उसको क्यों सपोर्ट कर रही हो? लेना ना देना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मतलब खामखा। देखो कंगना दीदी, अगर आप ऐसी हरकतें करोगी तो जो आपकी थोड़ी बहुत पोजीशन बनी हुई है वो भी खराब हो जाएगी। अब आप बॉलीवुड के हर मामले में कूदना चाहती हो, बॉलीवुड के हर एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट करना चाहती हो, तो इससे पब्लिक की समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही डेस्परेट हो, आपको किसी भी तरह बॉलीवुड का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसा ना करो, ये आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि विवेक ओबेरॉय पिछले कई महीनों से अपनी पब्लिसिटी जमकर कर रहा है, खूब पैसे बांट रहा है, खूब इंटरव्यूज दे रहा है, दुनिया को बता रहा है कि ये लड़का बहुत अमीर आदमी बन चुका है, इसके पास 12,000 करोड़ रुपए आ गए, 15,000 करोड़ रुपए आ गए। ये भाई अपने पार्टनर के साथ सेमीफाइनल मैच देखने गया था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का। तो एक्चुअली विवेक अपने पार्टनर के साथ स्टेडियम में इसलिए गया था, इसको ये उम्मीद थी कि अगर मैं ये मैच देखने जाऊंगा तो कैमरा वाला बार बार मेरे ही ऊपर कैमरा मारेगा और दुनिया को बताएगा कि मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूं। और आप यकीन कीजिए कि पूरे मैच में कैमरामैन ने इसको एक बार भी नहीं दिखाया। तो ये बेचारा बहुत ही परेशान हो गया, डेस्परेट हो गया। अब ऐसे फ्लॉप एक्टर को कैमरामैन क्यों दिखाएगा, क्या जरूरत पड़ी है कैमरामैन को इसको दिखाने की? तो जब मैच खत्म हो गया, इस बेचारे ने खुद ही एक वीडियो बनाया और पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि देखो मैं भी मैच देखने आया था। जरा वीडियो देख लीजिए आप। India, baby! India in the finals, Champions Trophy is ours! देख लिया आपने, ये बेचारा अपनी पब्लिसिटी करने की कितनी कोशिश कर रहा है, ये बेचारा दुनिया को ये बताने की कितनी कोशिश कर रहा है ये कितना अमीर आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई इसको भाव देने के लिए तैयार ही नहीं है। कैमरामैन ने इस बेचारे को 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया। विवेक भाई ये आपके साथ ठीक नहीं किया, कैमरामैन ने बहुत गलत किया है, आपकी इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।